कहानी का नाम कमजोर नींव। संजीव ने शादी के तुरंत बाद गांव के साथ साथ अपने माता पिता को अलविदा कहकर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने आ गया था। कुछ ही समय बाद उनकी मॉडर्न बीवी कहना चाहते हुए भी ऊपर वाले ने उनके घर एक प्यारा सा बेटा भेज दिया। संजीव की पत्नी आधुनिक और आजाद ख्याल की होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में महत्वपूर्ण ओहदे पर आसीन थी। अपनी पर्सनैलिटी की फिक्र के चलते मैडम साहिबा ने अपने बेटे को माँ के दूध से महरूम रखते हुए उसका काम भी बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद दूध से ही चलाया था। इन्हें अपने पति और बेटे से अधिक हर समय अपने बॉस का ख्याल रहता था कि उन्होंने खाना और दवा समय पर ली या नहीं। अगर उनकी पत्नी मायके गई है तो घर से उनकी पसंद का सारा खाना तैयार करना मैडम की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक होती थी। आज सुबह से ही सारे शहर में सुहावने मौसम के बावजूद संजीव के घर में तूफान का माहौल बना हुआ था। इससे पहले कि ये तूफान सारे घर में तबाही मचा दे, संजीव दौड़ दौड़ कर अपनी पत्नी के काम में हाथ बटा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे शहर का मौसम खुशनुमा था तो संजीव के घर सुनामी जैसा खतरा क्यों मंडरा रहा था। जी हुजूर, इसका छोटा सा कारण यह था कि इनकी नौकरानी जो घर में खाना बनाने के साथ इनके बेटे की देखभाल करती थी, वो अचानक बिना बताए छुट्टी कर गई थी। अभी ये सारी तनावपूर्ण हलचल चल ही रही थी कि अचानक बड़े जोर से दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर माँ और बाबूजी को कई बरसों के बाद देखने पर संजीव के चेहरे पर खुशी की जगह ऐसे भाव आ रहे थे जैसे उसके सिर पर बिजली कौंध गई हो। औपचारिकता निभाते हुए संजीव ने कहा कि आने से पहले कोई संदेशा भेज देते तो मैं खुद स्टेशन पर आ जाता। संजीव की माँ ने कहा कि बेटा, संदेशा तो गैरों को भेजा जाता है, अपने घर आने के लिए कैसा संदेश। किसी तरह हिम्मत जुटाकर संजीव ने अपनी पत्नी को गांव से माँ और बाबू के आने की सूचना दी। संजीव की पत्नी दफ्तर जाने की जल्दी में सास ससुर को बिना कोई चाय नाश्ता पूछे ही अपना बैग और बेटे को लेकर चल दिए। जैसे तैसे संजीव ने अपनी माँ के साथ मिलकर कुछ खाने पीने का इंतजाम किया। माँ ने बेटे से पूछा कि बहू पोते को क्यों साथ ले गई है। संजीव ने बताया कि आज हमारे यहाँ काम करने वाली नौकरानी नहीं आई, कि अब उसे पड़ोस में काम करने वाली एक भाई के यहाँ छोड़कर जाएगी। खैर, आप बताओ कि अचानक दिल्ली आने का कैसा प्रोग्राम बना। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती, बाबूजी ने बताया कि तुम्हारी माँ को हर समय पेट में दर्द रहता है। गांव के डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहा तो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकते थे, बस इसलिए एकदम से यहाँ आना पड़ा। संजीव ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज तो मेरा दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दो दिन में छुट्टी लेकर मैं खुद साथ चलकर सारे टेस्ट करवा दूंगा। संजीव के पिता ने कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ, कि थोड़े से टेस्ट तो मैं खुद ही करवा लूँगा। कुछ ही देर में माँ और बाबूजी अस्पताल के सारे कागज संभाल कर टेस्ट करवाने के लिए निकल पड़े। अस्पताल से घर वापस आते समय जब उनका ऑटो रिक्शा लाल बत्ती पर रुका तो मेले कुचेले कपड़े पहने एक औरत छोटा सा बच्चा उठाए उनसे भीख मांगने लगी। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि अपना खून अपना ही होता है। संजीव की माँ ने बाबूजी से कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पोते की तरह लग रहा है। बाबूजी ने डांटते हुए कहा कि तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो, ये भिखारी का बच्चा हमारा पोता कैसे हो सकता है। देर शाम को जब बहू अपने बेटे को घर लेकर आई तो संजीव की माँ ने झट से बच्चे के पैर को गौर से देखा। संजीव ने जब इसका कारण पूछा तो माँ ने उसे घर के कोने में ले जाकर सारी बात बता दी। माँ की बात सुनते ही संजीव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह ये बात अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। पहले तो मैडम साहिबा आग बबूला हो गई, फिर पति के बार बार कहने पर उस बाई को बुलाकर बात करने को मान गई। जैसे ही उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो उसने झट से मान लिया कि जब आप लोग काम पर चले जाते हो तो हम आपके बच्चों को अपने साथ ले जाकर चौराहों पर भीख मांगते हैं। इतने सुंदर बच्चों को देखकर लोग काफी अच्छे पैसे दे देते हैं। बाबूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गांव के इतने बड़े जमींदार घराने के पोते से किस प्रकार सड़क पर भीख मंगवाई जा रही है। एक समझदार इंसान की तरह उन्होंने अपना संतुलन बनाते हुए अपनी बहू को कहा कि हम जानते हैं कि हमारे एक साधारण वस्त्र देखकर तुम हमें छोटा समझ रही हो और हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक बात कभी मत भूलो कि कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें अनेक गुण विद्वान रहते हैं।
बेटा, शहर में रहकर पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को कैसे झुठला सकते हो कि जो बच्चे नौकरों की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं उनको बाद में अपने माँ बाप के साथ चलने में शर्म आती है। आप चाहे सारी उम्र अपने बेटे को किसी चीज की कमी ना होने दें, लेकिन एक समय वो आपके हर काम में कमियां निकालेगा। जिन बच्चों को नौकर और भाइयों बोलना सिखाते हैं उनके माँ बाप को सदा अपशब्द सुनने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों को आप चाहे सारी उम्र सहारा समझकर पालते रहो, लेकिन मुसीबत के समय वे आपको बेसहारा छोड़ देते हैं। उस समय आप जैसे माँ बाप के पास अपने गमों को और दुखों को लेकर रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। इस सारे नज़ारे को देखने के बाद संजीव भी युवा पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे हर समय ताजे फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे नागरिक बने, तो ये तभी मुमकिन है जब छोटे बच्चों को माता पिता से अच्छे संस्कार मिलेंगे। कोई भी इमारत तब तक मजबूत नहीं बन सकती जब तक उसकी नींव कमजोर हो। जीवन में कुछ भी अच्छा करने और अच्छा बनने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव लेते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।